नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज जीके जीएस के प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज में जो है हम आज 23वां भाग लेकर आ गए हैं, जो कि आज खास तौर पर साइंस लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो विज्ञान के प्रश्न है, ये लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए, इसमें से जो है अगर प्राकृतिक देखे रूप से देखा जाए तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये धान का खेत जो है, यही कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि मानव के द्वारा जो है बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। बाकी तो जो है वो वन प्राकृतिक रूप से है, घास का मैदान प्राकृतिक रूप से है, झील प्राकृतिक रूप से है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया हुआ रहता है? तो देखिए, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो इसमें जो संकटापन पादप और जीव जंतु होते हैं, जो नष्ट लुप्त प्राय होते हैं, जो खत्म होने वाले हैं, तो बहुत जगह आपको संकटापन के जगह लिखा रहेगा लुप्त प्राय पादप या जीव जंतु, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत जगह काला हिरन हो गया, और भी चीज हो गया जो खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। और इस श्रेणी में रखने के बाद उसका रख रखाव किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो इनमें से कौन सा जो है वो जैव विविधता के लिए खतरा है? तो आप जो देख रहे हैं, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक आवास कहने का मतलब हुआ, और वनस्पति का विनाश मतलब जो पहले से आवास प्राकृतिक रूप से आवास है, कहने का मतलब जैसे जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, ये उस सबको हम लोग बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं, विनाश करते हैं, या फिर झूम खेती करते हैं। मान लीजिए आज यहाँ झूम खेती में क्या होता है, एक जगह खेती किया, फिर वहां का फसल काट लिया, वहां आग लगा दिया, दूसरे जगह चला गया। ठीक है, तो ये झूम खेती होता है। तो इससे भी जो है क्या होता है, जैव विविधता के लिए जो है ये खतरा होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। एक तो वायु प्रदूषण होता है, दूसरे में जो है मृदा प्रदूषण होता है। तो ये जो कारण है, ये जैव विविधता के लिए खतरा है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलमंडल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 4 भाग में से 3 भाग यानी 75 पॉइंट कुछ यानी 75% के लगभग में जो है वो पृथ्वी पर केवल जल है, और मात्र 25% के आसपास जो है वो हमारा जो है वो भूतल है, जिस पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, ये सारा चीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जलमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर परितंत्र है? तो इसमें से सबसे स्थिर परितंत्र जो है वो महासागर है। ठीक है, इसका ना तो क्या हो रहा है, ना तो इसको कोई हटा रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। ये जितना पहले था उतना अब भी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो पा रहा है। वन तो लोग काटे जा रहे हैं, रेगिस्तान तो है, उसको भी लोग जो है कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, पर्वत को जो है तोड़ तोड़ के अपने उपयोग की वस्तुएं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट जैसे होता है इस तरह से। तो हमारा महासागर ही है जो सबसे स्थिर पारितंत्र अभी है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी क्या है? तो देखिए, जो सामाजिक वानिकी है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो सामाजिक वानिकी है वो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सहकारी मतलब जो सबका लगभग में, कहने का मतलब देखते हैं जो गांव में समुदाय रूप से कहा जाता है, तो वैसा जो जमीन है उस पर उपयोगी पौधे जैसे नीम का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, जो ज्यादा यूजेबल है खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से, उसको उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही जो है वो सामाजिक वानिकी है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकरण, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है उसका सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरा पौधा होता है, क्योंकि हरा पौधा को सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, उसके बिना वो जो है कोई यौगिक नहीं बना सकता। इसलिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन हो गया? हरा पौधा हो गया। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
पौधा मरुविद है। मरुविद कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा पौधा जो मरुस्थल टाइप के जगहों में होता है, तो वैसे पौधे को मरुभीट कहा जाता है। तो इनमें से जो है सरसों तो देखिए मरुस्थल में नहीं हो पाएगा, मरबेल भी नहीं हो पाएगा, नीम भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो ये करील है वो जो है वो मरुभीट पौधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे जो कारण है वो वन उन्मूलन है, यानी कि वन को जो काटते जा रहे हैं लोग, उसकी समस्या हो रही है, वनों की संख्या घट रही है। और वही जो है वो अभी के समय में खास करके भारत में हमारा पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। तो हमारा ये इसका आंसर हो गया वन उन्मूलन। हमारा अगला प्रश्न है, लाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए जो लाल पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी स्थिरता जो है वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों पर निर्भर करता है, किसी एक पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो देखिए प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य कारक है वो मानव गतिविधियां होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन जो है वो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को माना जाता है। ये इसी को जो है वो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा वर्णक है जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ हमारे पास जो है परावैंगनिक किरण भी आता है, जिससे चर्म रोग ये सब होता है। तो पौधों को जो है उस तरह से बचाने वाला एक वर्णक होता है। उस वर्णक का क्या नाम है? उसका नाम है फाइकोसाइनिन, जो कि पौधों को इस वर्णक से, परावैंगनिक किरणों के वर्णक से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता मतलब अभी जैसे मौसम क्या है, नॉर्मल है, कुछ देर में अचानक बारिश होने लगा, कुछ देर में अचानक जो है पूरा धूप उग गया। तो इस तरह के चीज को कहते हैं सर्वाधिक जैव विविधता, जहाँ अनेक बार बार जो है मौसम परिवर्तन होते रहती है और अनेक तरह के जनजातियों का जो है ये हमारा पौधे पाए जाते हैं। तो ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है यही स्थान है जहाँ क्या होता है कि हमारा जो है अनेक प्रकार का वन पाया जाता है, अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो देखिए काजीरंगा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभयारण्य जो है वो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रों के जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें तत्वों का जो चक्रण होता है उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो देखिए चिपको आंदोलन था वो मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था, क्योंकि लोग क्या करते थे इसमें कि जब कोई पेड़ काटने के लिए आता था तो पेड़ से चिपक जाते थे कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ काटना। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है वो 1970 ईस्वी के आसपास जो है चलाया गया था, यही जो है चिपको आंदोलन था। तो इसमें वनों की कटाई को रोकना ही मूल उद्देश्य था इनका। हमारा अगला प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो देखिए जो इको मार्क होता है, ठीक है, तो इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं प्रभावित हुए? देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, कौन प्रभावित हुए नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कौन नहीं प्रभावित हुए। तो ग्रीन हाउस के गैसों के बढ़ते प्रभाव से कौन सा नहीं प्रभावित हुए? तो ये जो ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव है ये प्रभावित नहीं हुआ। बाकी भूमंडलीय गर्मी प्रभावित हुआ है, समताप मंडल में ओजोन की परत वह अपक्षय प्रभावित हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के निषेचन जो है उसको प्रभावित किया है।
लेकिन ऑक्सीजन के निषेचन प्रभाव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो देखिए जो ओजोन है वो हमारा 9 ppm पर जो है सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी की संतुलन बिगड़ता है? यानी कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से पारिस्थितिकी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है? तो ये लकड़ी काटने से क्या होता है, पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वनों का संख्या धीरे धीरे इससे कम होता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है वो हमारा जय हाइसिंथ है। तो इसी के जो है जय हाइसिंथ के द्वारा जो है सिंथ के द्वारा जो है वो हमारा विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यही है, जल हाइसिंथ। हाइसिंथ मतलब तेजी से बढ़ने वाला भी कह सकते हैं इसको। तो जल हाइसिंथ नाम का जो हमारा पादप है ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी से मर जाएंगे। यानी बताइए अगर पादप यानी पौधे मर गए तो ऐसा कौन सा चीज है जिसकी कमी से जो है वो पशु भी मरने लगेंगे? तो पौधे से रिलेटेड होना चाहिए और फिर पशु से भी। तो देखिए आश्रय स्थान तो होगा नहीं, पौधे मर जाएंगे तो आश्रय स्थान थोड़े मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शीतल वायु ये हो सकता है, लेकिन शीतल वायु देखते हैं ये डाउट में अभी। भोजन, तो भोजन पौधे मर जाएंगे तो इसकी कमी से मानव भी मर जाएंगे, तो ये जानवर भी मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जानवर तो बहुत सारा जानवर तो मांस मछली भी खाता है, उससे भी जो बच जाता है। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन भी डाउट में रखते। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कौन है, तो हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी से पादप भी मरेगा, पादप की कमी से फिर क्या मरेगा, हमारा पशु मर जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? देखिए जब पादप विविधता को जो है वो प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, अच्छा चलिए इसको बाद में देखते हैं, इसका आंसर थोड़ा ध्यान छूट गया। अब अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो देखिए वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मृदा अपरदन जो है वो सबसे अधिक जो है खतरनाक चीज है। यहाँ पे मृदा अपरदन हो जाएगा 25 नंबर का। आप देखिए ये जो 24 नंबर का है, जल पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इस संरक्षण को हमारा जो है स्वस्थाने कहा जाता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को यह आंसर जो है हमारा जो ये सीरीज है पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।